नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए है। ऐसे में आज देश के विभिन्न राज्यों में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई तिरंगा हाथ में लेकर रैली निकाल रहा है। दरअसल तिरंगा देशभक्ति का प्रतीक है। जो भी इसे थामता है उसमें देशभक्ति का रंग चढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन आज के समय में तमाम पार्टियों में तिरंगा यात्रा को लेकर विरोध भी देखने को मिल रही है। कोई इसे राजनीतिक यात्रा बता रहा है तो कोई इसे 2024 की तैयारी के तौर पर देख रहा है। दरअसल देश में इन दिनों आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए और देश के 75वें साल के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का आह्वान किया गया है। हर घर तिरंगा का आह्वान किया गया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री की ओर से हर घर में तिरंगा फहराने की अपील की गई है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये बीजेपी का अपना कार्यक्रम है जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, लेकिन उन्होंने इसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया। कांग्रेस का कहना था कि जिस तरह से आज देश के सभी वर्ग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की ये यात्रा देश को जोड़ने का काम करेगी। कांग्रेसियों का कहना है कि बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस देश को जोड़ने का काम करेगी। चलिए, ये तो थी पार्टियों की बात। अगर हम अपने देश के इन 75 सालों की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था। तब आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग लाल किले पर एकत्रित हुए थे। उन दिनों हर किसी के मन में एक अलग ही तरह का उल्लास था। भारत को एक लोकतांत्रिक देश का रुतबा हासिल हुआ था। लेकिन अगर आज़ादी के इन 75 सालों की बात करें तो देश ने बहुत कुछ सीखा है और कई देशों को सिखाया भी है। लेकिन इन सब के बीच कई बड़े पड़ाव भी देखने को मिले, जैसे जनता की ओर से चुनी गई सरकारों को गिराकर खुद सत्तासीन हो जाना। और ऐसा ही घटनाक्रम हाल ही की घटनाओं में भी देखने को मिला है, जहां महाराष्ट्र जैसे राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। इसके बाद बिहार में एक पार्टी के साथ चुनकर आई सरकार ने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार का गठन कर लिया। तो ऐसे ही कई उदाहरण हैं जो कि आज हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खोखला कर रहे हैं। तो भारत के नौजवान के हाथ में भी जब तिरंगा आता है तो भारत का नौजवान ये कल्पना करे, ये प्रण ले, ये प्रतिज्ञा ले कि अमृत काल यानी कि अगले 25 वर्ष अमृत काल ही नहीं, हम अमृत लक्ष्य भी निर्धारित करेंगे और अगले 25 वर्षों में अपने भारत देश को महान बनाएंगे और विश्व गुरु बनाने का काम हम सब नौजवान एकजुट होकर करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? सब करेंगे। अगर युवाओं ने मन बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। सब जानते हैं कि इतना देशभक्ति है कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो अखबार निकाला गया था आज़ादी की जंग के समय, उनके खिलाफ आज जिस घिनौने साजिश हो रहे हैं उसको भी थोड़ा याद करो और उसको भी देखा करो। जिस पत्रिका को सामने रख के हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसके ऊपर किस तरीके के जुल्म और अन्याय हो रहे हैं ये भी देखा करो। इसलिए आप लोग नहीं नहीं, ये बजाय ये नहीं है, दिखा करो, यही कह रहा हूँ। हम लोग अपना अपना मनाएंगे। ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है ये सारे? हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं और गांधी जी के जो सपने था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? सारी चीन से आ रहे हैं। तो वाकई में क्या तिरंगे का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है
और आज़ादी के 75वें महोत्सव पर, अमृत महोत्सव पर देश और केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से कहीं देशभक्ति का जज्बा जगा रही है, लेकिन विपक्ष द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या वाकई में सही कौन है, गलत कौन है, इसी की पड़ताल हम करेंगे। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना खान कांग्रेस से, अश्विनी शाही बीजेपी से, नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। अश्विनी जी, तिरंगे को लेकर लगातार उत्साह का माहौल है, लेकिन अलग अलग सुर निकल कर सामने आ रहे हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा ये नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है कि ये ऐसा हो कि आपने जो कहा है उसमें हर सुर मिलना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है और इसको सबको मनाना चाहिए, लेकिन बीच में क्या बाधाएं आ रही हैं कि अलग अलग सुर निकल रहे हैं? देखिए त्रिशूल जी, बहुत अच्छा होता कि जो आपने कहा कि मिले सुर मेरा तुम्हारा और सभी लोग एक साथ राष्ट्र ध्वज को जो है लेकर चलते और पूरे देश में 75वें वर्ष में एक मतलब समावेशी प्रवृत्ति दिखती और सब लोग एक साथ जाते तो बड़ा अच्छा संदेश जाता पूरे विश्व में। कमोबेश जा भी रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं जा रहा है। सब लोग अपना अलग अलग जो भी है कार्यक्रम कर ही रहे हैं, मगर एक जो उसमें राजनीति का जो उसमें घुस जा रही है, राजनीति घुसा दे रहे हैं, वो थोड़ा सा एक मतलब खराब चीज हो रही है इस समय। उसको क्या कहा जाए। राहुल गांधी कुछ अलग बयान दे रहे हैं, कुछ केजरीवाल जी कुछ अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है, खुशी की बात है कि जिसने ये बयान दिया कि 370 हटने के बाद तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा जम्मू कश्मीर में। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर का झंडा लगाकर, तिरंगा नहीं लगाकर एक पता नहीं कौन संदेश देने का काम महबूबा ने किया। आज वो भी झंडे की वकालत कर रही हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश पर माननीय मोदी जी का अभी भी इतना क्या कहते हैं सम्मान है, लोगों के दिलों में है कि आज भी अगर वो कुछ कहते हैं तो लोग उनकी बातों को मानते हैं। जैसे एक बार विपक्ष ने बड़ा त्रिशूल जी, मैं थोड़ी सी बात और करूंगा। जैसे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ताली और थाली बजाया गया, विपक्ष ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन पूरे देश ने एक सुर से बजाया, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। जब मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, तो हर घर में तिरंगा आज नहीं, आज 13 से 15 तक उन्होंने कहा, और अभी हम देख रहे हैं 10 तारीख से ही पूरे देश में जहां भी जाइए वो तिरंगा ही दिख रहा है। तो आज ये चीज विपक्ष को यही चीजें खटक रही हैं कि ये तो एक शब्द कहा जाएगा, महफिल लूट ले गई भारतीय जनता पार्टी, हम कैसे पीछे रह गए। तिरंगा को पेटेंट बनाने वाली भारतीय कांग्रेस जो है पीछे कैसे रह गई। तो ये लोगों ने आज इसी पर विरोध अपना जताया है। लेकिन आज भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को कि माननीय मोदी जी की बातों को मतलब सम्मान करते हुए अपने स्वदेश जो तिरंगा हमारी आन बान और शान है, अपने घरों पर, अपने गाड़ियों पर, हर जगह फहराने का काम किया है। और ससम्मान, कहीं भी कोई अपमान नहीं, कहीं कुछ नहीं, ससम्मान फहराने का काम किया है। आज पूरे देश में तिरंगा दिखाई दे रहा है। अगर सैटेलाइट से तस्वीर ली जाए तो क्लियर आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि पूरा देश तिरंगामय हो चुका है। मुन्ना खान जी, हर घर तिरंगा, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, लेकिन सुर अलग अलग निकल रहे हैं, क्या कारण है? सर जी, जी, एक तो जवाब आपको पहले से पता है, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है मुझे कि मेरा सवाल अधूरा था, लेकिन आपने कहा कि दरअसल क्यों ऐसा हो नहीं पा रहा है कि तिरंगे को लेकर सियासत ना हो और कोई भी ना करे, बीजेपी भी ना करे, कांग्रेस भी ना करे, कोई भी ना करे, ऐसा होना चाहिए।
जी आपने देखा होगा 75 साल में कई बार कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन तिरंगे पे कभी सियासत नहीं हुई। ये इतिहास में पहली बार जो बीजेपी सरकार है इसने तिरंगे के साथ भी व्यापार किया। इसने खादी को हटा करके पॉलिस्टर लाया, सीधे सीधे अंबानी को 400 करोड़ का फायदा पहुंचाया। मैं बीजेपी के मित्र से पूछना चाहता हूं कि खादी झंडे को निगलेक्ट क्यों किया गया, उसे क्यों हटाया गया, आप पॉलिस्टर क्यों लाए? आप इस पे जवाब दो। आपको बताना होगा कि क्या वजह थी जो खादी हटकर पॉलिस्टर आया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तिरंगे पे राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी तिरंगे पे राजनीति नहीं कर रही है, राजनीति तिरंगे पे आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुलाते, मैं कहता हूँ विपक्षी जितने दल थे, जो अध्यक्ष थे, कई दल के थे, अध्यक्ष को बुलाते, कहा जी ऐसे ऐसे कार्यक्रम है और 75वां अमृतोत्सव में मना रहा हूँ, 75वां अमृतोत्सव में मना रहा हूँ, आप लोगों की क्या राय है, क्या मशवरा है, तो ये समन्वय बरकरार रहता। लेकिन विपक्ष ऐसा करने में विफल रहा और आज नहीं कई बार रहा। मैं कह रहा हूँ 8 साल से लगातार ये तानाशाह के तरह कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन लेना हो किसी से पूछा नहीं जाता, कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती, किसी विपक्ष की दल को भरोसे में नहीं लिया जाता। रात में आए 8 बजे कह दिया कि सुबह से लॉकडाउन, रात में आए 12 बजे से नोट बंद, रात में 8 बजे आए सुबह से जीएसटी लगेगी, रात में आए सुबह से 30 दिन के लिए भारत बंद है। तो मैं कह रहा हूँ ये तानाशाही कब तक चलेगी? इसमें जनता का नुकसान हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें भारतीय जनता का नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी का हमारे मित्र जवाब दे कि ये क्या तानाशाही से सरकार चलेगी, क्या तानाशाही से देश का विकास होगा, क्या तानाशाही से हमारे देश का युवा को रोजगार मिलेगा, क्या तानाशाही से समन्वय बनेगा, या इस तानाशाही से विदेशों में मैसेज जाएगा? जी नीरज जी, तिरंगा इस देश की आस्था का प्रतीक है, प्रत्येक भारतीय की आस्था का प्रतीक है, प्रत्येक भारतीय का गर्व है, विश्वास है। लेकिन तिरंगे को लेकर जो सियासत हो रही है, क्या लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं चिंतन की आवश्यकता है, राजनीतिक दलों को आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि उन विषयों पर सियासत नहीं होनी चाहिए जो विषय राष्ट्रीय गर्व के हैं, राष्ट्रीय एक सम्मान के हैं? बिल्कुल जी, तिरंगा तो वैसे सियासत का विषय ही नहीं, क्योंकि तिरंगा हमारे सभी देशवासियों की आत्मा है, आन बान शान है। लेकिन सियासत यहाँ पे तब गर्म आती है जब एक स्व केंद्रित व्यक्ति विशेष को देश से बड़ा और तिरंगा का रक्षक बताया जाता है। सबसे बड़ी समस्या वहां पे आकर पैदा होती है। क्या मोदी जी नहीं थे तो देश के अंदर तिरंगा नहीं दिखता था? क्या मोदी जी नहीं थे तो स्कूलों में प्रभात फेरी नहीं निकलती थी? क्या मोदी जी नहीं? मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर हूँ। स्वागत है, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। नीरज राय जी, क्या वाकई में तिरंगे पर सियासत नहीं होनी चाहिए? ब्रेक से पहले हम आपसे जवाब लेते। जी 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 जी, गलती से मेरे यहाँ से म्यूट हो गया था, इसलिए आवाज नहीं जा पा रही। जी जी, देखिए, है क्या त्रिशूल भाई की आजादी जब से मिली है तब से हर वर्ष मनाया जाता है। तिरंगा जो है हमारे देश के हर एक व्यक्ति की आन बान और शान है। इस पर सियासत का तो कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं बनता है। लेकिन दिक्कत वहां पे सियासत शुरू हो जाती है जहां पर कि एक स्व केंद्रित व्यक्ति जो यह साबित करने में लग चुके हैं और उनकी पूरी टीम लगी हुई है कि तिरंगा के रक्षक वही हैं। अब दिक्कत यहाँ पर यह होती है कि क्या आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जा रहा है? क्या आजादी के बाद से पहली बार इतनी राष्ट्रभक्ति दिख रही है देश में? नहीं। यह प्रभात फेरी पहले भी निकलती थी, युवाओं में जोश पहले भी होता था। आजादी के पर्व को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अति उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और सियासत है यहाँ पर, सियासत यह है कि और सियासत के साथ साथ व्यापार भी है। व्यापार क्या है? उत्तर प्रदेश में कल तक 1 करोड़ झंडे बिके थे।
टारगेट इनका है कि 4.5 करोड़ झंडा बेचना है। किसी गांव में 20 रुपया पे तो किसी में 50 रुपया लिया जा रहा, प्रमाण मेरे पास है। हमारे भी गांव में 50 रुपया लिया जा रहा। राजस्व विभाग को इस पे निर्देश मिला है। तो ये बताइए कि झंडा बेचने का काम छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, जो रोड पे घूम के बेचते हैं, उनका पेट भरने के लिए काम आना चाहिए या सरकार के झोली को भरने के लिए? अगर आपको आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मनाना है तो यहाँ पर यह चीज बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि विपक्ष ये नहीं करता तो कभी धारा 370 लेके आते हैं, तो कभी ये कहते हैं कि नहीं 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 ये तो विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ हर एक व्यक्ति कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जन्मजात राष्ट्रवादी होता है। उसे आजादी और देश के गरिमा और महत्व के बारे में बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कॉपीराइट नहीं मिला हुआ है। अभी मैं अश्विनी भाई साहब को सुन रहा था, इनका था कि मोदी जी हैं भाई साहब, एक व्यक्ति विशेष को देश से भारी क्यों कर रहे हैं? यह जो आप ही लोगों के द्वारा बिना जनगणना का जो आंकड़ा सुनिश्चित किया गया है उसी पे मैं कह रहा हूं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा का अपमान नहीं है, किसी राजनीतिक दल का अपमान नहीं है, क्योंकि राजनीति में चलता है चलता, लेकिन हिंदुस्तानियों का आराम, भारतीयों का तो सम्मान करिए। अगर देशवासियों का आप सम्मान नहीं कर पाएंगे तो राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते आप। तिरंगा और जनता एक दूसरे के पूरक हैं, इसको एक दूसरे से अलग न कर सकते हैं, न कांग्रेस कर सकती है और न ही मोदी जी कर सकते हैं। सैटेलाइट की बात कर दिया भाई साहब ने कि सैटेलाइट से जांच कर लिया जाए। भाई साहब कुछ एक वर्ष पहले ही सुप्रीम कोर्ट से ही शायद आदेश मिला था, ऑर्डर आया था कि हम चाहें तो अपने घर पे तिरंगा को फहरा सकते हैं। जितना आप व्याकुल होकर या आतुर होकर कह रहे हैं कि सैटेलाइट से जांच कर लीजिए, तो किसानों की समस्या जो उनकी फसलें नुकसान होती है वो सैटेलाइट से जांच कर कर उनका मुआवजा देने में दिक्कत काहे होने लगती है? ये सब चीजें जो है राजनीति से हटाइए और देशवासियों को अमृत महोत्सव पर्व का आनंद उठाने दीजिए। जी ठीक है अश्विनी जी। अश्विनी जी, नीरज राय लगातार ये जो सवाल उन्होंने उठाया है ना, कहीं सियासत हो रही है। और दूसरी बात, फ्लैग कोड बदलने की बात अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे और मुन्ना खान भी कह रहे थे कि खादी से उसको पॉलिस्टर क्यों किया गया। कई सवाल जन्म ले रहे हैं कि आखिर क्यों इस भारी बदलाव की ओर अग्रसर हुआ जा रहा है। त्रिशूल जी, देखिए नीरज जी एक प्रखर वक्ता हैं और इन्होंने अपने बातों में बहुत सी चीजों का समावेश करने की कोशिश की, मगर एक बात ये कह गया कि मोदी जी को देश से सर्वोपरि न किया जाए। तो ये सत्य है, मोदी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, मैं हूं, आप हो, देश से कोई सर्वोपरि नहीं है नीरज भाई, और न करने की बात की जा रही है। मगर हाँ, एक बात जरूर की जा रही है कि किसी व्यक्ति का सम्मान करना, उनकी बातों को देश अगर मान रहा है तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं होता। मैं एक उदाहरण के साथ आपको नीरज भाई समझाऊंगा इस चीज को। जब ताली और थाली की बात हुई थी कोरोना वॉरियर्स के लिए, आऊंगा मैं नीरज जी, जब हो गया, पूरे देश ने एक साथ ताली थाली बजाया और घरों में दिया जलाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जो है विरोधी दलों ने भी ये काम किया था, लेकिन 4% लोगों ने भी उनकी बातें नहीं मानी। तो ये देखने में आता है कि किसकी बात सर्वोपरि है और कौन किसकी बात लोग नहीं मानते। तो आज जो और दूसरी बात जो सैटेलाइट की बात मैंने ये कहा कि सैटेलाइट से जांच कराने के लिए नहीं कहा, आपको सुनने में कहीं गलतफहमी हो गई है। मैंने कहा कि अगर देश को सैटेलाइट से देखा जाए तो आज तिरंगा ही दिखेगा, क्योंकि 15 अगस्त को तो तिरंगा हर आदमी फहराता था पहले से, लेकिन आज ये देश का महोत्सव है, 75वां साल है, इसको हम थोड़ा सा और विशेष तरीके से मनाएं तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने घरों में झंडा लगाकर कर सकते हैं, क्योंकि पहले झंडे का संविधान में कहीं पर वो नहीं था कि किसी भी प्राइवेट बिल्डिंग, किसी भी कार्यालय, किसी भी घर पर झंडा नहीं फहराया जा सकता था। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2002 में एक आदेश आया याचिका पर, उसके बाद कुछ नियम कानून के साथ झंडों को फहराने की अनुमति दे दी गई। उसके बाद लोग झंडा फहराते हैं
और आज जो है झंडा प्रभात फेरी भी निकलती थी, आज भी निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आजादी का 75वां वर्ष आज नहीं था, उस पीछे नहीं था, हम आज मनाएंगे, 100वां साल भी और बढ़िया। ये देश का एक महोत्सव है, इसमें सभी दलों को एक साथ आकर और मनाना चाहिए। कहीं पर कोई विरोध, कहीं कुछ नहीं, और न ये डर होना चाहिए कि मोदी जी ने तो महफिल लूट लिया, ये नहीं होना चाहिए। आज यही डर, यही दहशत विरोधी दलों के लोगों में है, और नंदीग्राम में शुभेंदु जी की बाइक यात्रा रोक दी जाती है, राहुल गांधी कुछ दूसरी चीज बोलना शुरू कर देते हैं। आज इन लोगों को झंडे का कोड याद आता है, जबकि मैं एक बात और इसमें सोचने वाली बात है, जो झंडा बिकने की बात हो रही है। देखिए, झंडा किसी को फोर्स करके नहीं बेचा जा रहा है, झंडा पोस्ट ऑफिस में भी बिक रहा है, जिसकी मर्जी जाकर ले। लेकिन अब उसके पीछे जरा जाइए। मैं लखनऊ में रहता हूं त्रिशूल जी, और मैं अपने घर से निकलकर जा रहा था तो मैंने देखा इनको जो है अपने हमारे नीरज राय को भी लखनऊ का चप्पा चप्पा पता है। कम से कम 500 दुकानें लखनऊ में लगी हैं, जो ठेले से लेकर कितने लोगों को रोजगार मिला है, ये भी तो सोचिए आप। बनाने वालों को भी मिला। और आज जो चाइना से निर्मित होकर प्लास्टिक के झंडे आते थे अभी तक देश में, वो नहीं है, वहां कपड़े का झंडा बिक रहा है, और उसमें मैं भी खरीद कर लाया हूं उस ठेले से। एक बिक्री वाले को, बनाने वाले को, उसमें डंडा लगाने वाले को, कपड़ा बेचने वाले को, सबको काम मिल रहा है। और मिला, एक तो अच्छी चीज है ये देश में, एक मतलब एक तरह से कह लीजिए कि देश के लोग जो है इसमें काफी जो निम्न दर्जे के, नीचे के निचले दर्जे के लोग हैं, वो लोग जो झंडा बनाते हैं उनको फायदा हो रहा है। इसमें कुछ कहने में गुरेज नहीं है कि लोगों को हम और आप 20 रुपया दे सकते हैं और देकर झंडा खरीद सकते हैं। आज आपने बयान सुना होगा यति नरसिम्हानंद का, उन्होंने कहा कि तिरंगे की, मैं कंडम करता हूं उनके बयान को। मैं एकदम से अभी आपका सवाल सुनने के पहले मैं और हमारी पार्टी उनके बयान को की निंदा करती है, गलत बोला उन्होंने। ये इस तरह का बयान क्या विपक्ष ही जहर घोलने का काम कर रहा है? इस तरह का बयान देश की फिजाओं में जहर नहीं घोलता। जो यति नरसिम्हानंद ने आज कहा है कि भगवा ध्वज फहराया जाए देश में तिरंगे की जगह, और तिरंगा जो ऑर्डर दिया गया है वो किसी सलाउद्दीन को दिया गया है, बंगाल की कंपनी है। इस तरह की फिजूल बातें, लगता नहीं है आपको कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? और ये तो आपके कितना नज़दीक है, ये किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। अश्विनी जी, आपको भी गुरेज नहीं होना चाहिए स्वीकारने से। क्या लगता है कि ऐसी बातें इस अवसर पे कोई भी करे, मैं कहता हूं कोई भी करे, क्या ये जायज है? ये बातें, ये शर्मनाक नहीं है? त्रिशूल जी, देखिए, मैं बहुत चीजें कुछ बताने जा रहा हूं। इसमें मैं पहले इनकी निंदा मैंने की, और अभी फिर से कह रहा हूं कि जो इन्होंने पीछे कृत्य किया था उसके लिए जेल काट कर आए। भाजपा कहीं भी इनके बयान से सहमत नहीं है, ना उनके साथ है। झंडा सलाउद्दीन बनाए, इब्राहिम बनाए, भरत बनाए, जोसफ बनाए, या मिल्खा सिंह बनाए, हिंदुस्तान का नागरिक बना रहा है। उसमें कहीं किसी को कहने का कोई हक नहीं है, वो उसको बनाने का हक है। इकबाल के लिखे हुए गीत को तो हम पढ़ते हैं, तो सलाउद्दीन के झंडे को हम क्यों नहीं सलाम करेंगे? आज ईमानदारी से मैं बताना चाहता हूं कि आप कहीं भी चले जाइए पूरे देश में, और छोटी छोटी मुस्लिम बस्तियों में चले जाइए, जब मंदिर पे झंडा चढ़ता है, मंदिर पे जो चुनरी चढ़ती है, मंदिरों पर जो चढ़ता है, उसका काम बाकायदा मुस्लिम मोहल्लों में किया जाता है। और हम और आप जो कपड़े पहनते हैं, लखनऊ में चिकन का कारोबार शानदार है, वो हर मुस्लिम के घरों में बनता है। जरदोजी का काम वहां पर होता है, तो कपड़े का बहिष्कार कर दीजिए आप। जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बात बोलता है, उसके साथ हम लोग हैं, और वो हमारे साथ है। लेकिन हिंदुस्तान में रहकर जो ISIS की बात करे, जो सरिया कानून की बात करे, जो सर तन से जुदा करने की बात करे, उसका विरोध होना चाहिए, और हम उसका भी विरोध करते हैं जी। लेकिन ये हम कहीं किसी के समर्थन में नहीं है कि सलाउद्दीन अगर झंडा बना रहे हैं, जावेद अगर झंडा बना रहे हैं, भरत बना रहे हैं, तो हम नहीं लेंगे और नहीं देना चाहिए। ये इसकी निंदा की जानी चाहिए, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। मुन्ना खान जी, देखिए, भाजपा कितनी अच्छी बात कर रही है, आपको तो स्वागत करना चाहिए इन बातों का। अब इससे ज्यादा तो और आप क्या सुनना चाहेंगे, बताइए।
नहीं, अश्विनी जी ने आपके सवालों का जवाब नहीं दिया त्रिशूल सर जी। ये कन्नी काट गया। आपने पूछा कि चिमयानंद पे कार्रवाई कब होगी, वो ये कन्नी काट गए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा आई थी, जो हमारे युवा है देश के अंदर, उसके भविष्य बदलने के लिए, तो ये झंडे के कपड़े बदलने में रह गए। ये आए थे किसानों की आय दुगुनी करने, ये अडानी अंबानी की आय दुगुनी करने में रह गए। ये आए थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाने के लिए। आज ये 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पे लाके खड़े कर दिए। मैं इनको मित्र को 2019 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो भाषण थे, जो उन्होंने कहा था, मैं एक शब्द उसमें झूठ नहीं बोलता हूँ। जो उन्होंने कहा वही मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको। मैं कहूंगा अश्विनी जी से चाहता हूँ ध्यान से सुने। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाइयों बहनों, अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाता है तो 2022 तक पूरे हिंदुस्तान में हर एक गरीब को पक्के का घर, उसमें जल, नल में जल, लाइट, बिजली और पक्के छत मिलेंगे। कांग्रेस के तरह नहीं आधे दीवार के मिलेंगे। मैं कहता हूँ हमारे मित्र को जरा उनके याद भी देने थे। आज कितने जिनके पास घर नहीं है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, उन वादों का क्या हुआ? या वो भी एक हवाई है, क्योंकि 2022 है और 75 साल पूरे हो गए। तो हमारे मित्र को चाहिए उन पे भी जवाब दे। और सवाल ये है कि अमृत उत्सव हम लोग मना रहे, तो 75 साल से लगातार मना रहे, और हमें खुशी आज भी उतनी होती जितनी आज हो रही है। क्योंकि आज हम उस शहीद के बलिदानी को याद करते हैं, जिसकी आज शादी हुई और शाम के टाइम वो अंग्रेजों से लड़ने निकल गए और सुबह के वक्त उनकी अर्थी आई घर पे। आप सोचिए उन घर पे क्या बीता होगा। तो इन सारे चीजों को याद करके हम तिरंगा लहराते। तिरंगा हमारे दिल में है। हर घर तिरंगे की बात नहीं है। आज आप बात करो हर घर रोजगार की। तिरंगा तो हर घर पे फहरा रहा है। आप हर घर रोजगार देने की बात करो। आज युवा बेरोजगार है, देश में महंगाई है, चरम सीमा पे आप पहुंचा चुके हो। डीजल पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, इन पे कभी कोई बात नहीं करते। आजादी उत्सव 75 साल से लोगों के दिल में है और हम आजाद हुए, बहुत खुशी की बात है। आज हमें गर्व है कि हम सब समुदाय, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक के कुर्बानियों से, हर एक के लहू से, हर एक के लहू से देश सींचा गया और देश आजाद हुआ है। और जिसका योगदान नहीं, उसे तो शायद महत्व भी नहीं पता, क्योंकि उसके खुद के आरएसएस के दफ्तर पे 55 साल से झंडा नहीं फहराया गया। तो मैं कहता हूँ वो लोग आज ये अमृत उत्सव का मजाक न बनाए, कम से कम इस चीज को सीरियस लेने की कोशिश करें। जी, ये एक, मैं नीरज जी आऊँगा आपके पास, लेकिन एक सवाल ये पूछ लेता हूँ। कांग्रेस बार बार इस सवाल को उठाती है आरएसएस के दफ्तर पर तिरंगे को लेके, इसमें मैं आपका स्पष्टीकरण चाहूंगा अश्विनी जी। जी देखिए, कांग्रेस जो है निरर्थक संवाद करती है और मैं इसमें कहूंगा ना, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय ज्योतिषी भी हैं वो बोल चुके हैं। तो इसलिए अब मुन्ना खान जी को बोलने की ये मतलब जो है, इसके टाइप जितने भी प्रवक्ता हैं जो बैठते हैं वो बोलते हैं स्पष्ट रूप से। जब 2002 तक, मैंने अभी पहले भी कहा अपने बयान में, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय ज्योतिषी, क्या आपने कहा? मतलब राष्ट्रीय ज्योतिषी मैं कहता हूँ, पता नहीं क्या वो राहुल जी जो है राष्ट्रीय ज्योतिषी है, बहुत समय समय पर भविष्यवाणियां करते रहते हैं, राष्ट्रीय ज्योतिषी कहता हूँ। मित्र हमारे नहीं, राष्ट्र हित की बात हो रही है और बहुत ही खान साहब सुन लीजिए, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। करने का काम न करें। नहीं, उसके बाद मुझे गाली दे लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुन लूंगा, लेकिन जवाब दे रहा हूँ। सुन जी, जब से संविधान बना, झंडा फहराने का नियम हुआ, नियम कानून बनाए गए, और नियम कानून बनाने में पहले क्या था कि उस समय संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं थी कि किसी भी प्राइवेट संस्था के द्वारा, किसी उसके मुख्यालय पर, कार्यालय पर या किसी के घर पर झंडा नहीं फहराया जाता था। और इन्हीं के सांसद थे नवीन जिंदल जी, जो इसकी लड़ाई लड़े। माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2002 में ये फैसला दिया। उस फैसले के बाद नवीन जिंदल जी ने अपने संस्थाओं पर भी झंडा फहराया और उसी 2002 से ही वहां पर स्वयंसेवक संघ के नागपुर कार्यालय पर झंडा फहरता है और हमेशा फहरता है। उसके बाद से कभी भी ऐसा नहीं है कि तिरंगा नहीं फहरा। ठीक है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि 52 साल तक क्यों नहीं फहराया।
इतने साल तक क्यों नहीं फहराया? तो जब आपके संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं थी और संविधान में का हम सम्मान करते हैं, बार बार आप कहते हैं कि संविधान का ये लोग जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान खत्म हो रहा है। भाई हम जब संविधान की रक्षा कर रहे हैं तो उस पर सवाल उठा रहे हैं, और जब हम कोई चीज सही कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो रहा है। ठीक है नीरज जी, आज हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं 15 अगस्त 2 दिन बाद। क्या वाकई में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मूलभूत और आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं नागरिकों की, उनकी पूर्ति करना भी लोकतांत्रिक दायित्व है और उसको हर एक सरकार को पूरा करना चाहिए? अगर वो पूरा नहीं होता है तब तक नहीं लगता कि ये दायित्व क्यों अधूरा है? जब उनको सरकार का अधिकार हम दे रहे हैं, सरकारें चल रही हैं, तो नागरिकों को उनके अधिकार भी पूरे होने चाहिए, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, बहुत ही मतलब सही आपका ये सवाल भी है, और मैं इस पे अपने तथ्यों के साथ ही बात करूंगा, क्योंकि आंकड़ा नहीं दे पाऊंगा, हकीकत पे ही मैं बात कर पाऊंगा। अभी अश्विनी भाई साहब कह रहे थे, बड़े भाई भी हैं, कह रहे थे ये कोरोना की चर्चा कर रहे थे। 2-3 पॉइंट जो चर्चा किए हैं उस पर मैं बताऊंगा आपको। कोरोना की चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ, थाली बजाओ, तमाम बजाओ और कोरोना भाग जाएगा। उसके बाद हश्र क्या हुआ देश का, यह देश ने देखा, विश्व ने देखा, और गंगा में बहती लाशों को भी हमने देखा। कुछ पुराने में जाइए, 14 के समय भी यही हमारे प्रधानमंत्री जी भी प्रधानमंत्री नहीं थे, उम्मीदवार थे ये, 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, युवाओं को देख रहे थे, और 83-84 से 14 तक कोई पार्टी अभी पूर्ण बहुमत में न आते हुए सरकार में आई थी। तो देश के युवा मतलब दुर्भाग्य से 70% हमारे युवा पूरे विश्व में थे, हिंदुस्तान में। तब युवा जो है आकर्षित होकर कि अब तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, इनकी बातों को मानते मानते क्या से क्या देश चला गया, और कितने हजारों इनके यूट्यूब से वीडियो तक हटाए गए, उस पर ये बात नहीं हो सकती है। झंडा की बात होती है, इतनी आतुरता के साथ मन की बात में इन्होंने बोल दिया था, कभी जन की भी बात कर लिए होते। देश भाजपा का नहीं है, सरकार भाजपा की है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं। अश्विनी भाई साहब, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, छोटी बड़ी पार्टियां, आप एक बहुत सौहार्द का विषय भी चर्चा कर रहे थे कि सबका अधिकार है, सबको खुश होकर काम करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी के आह्वान जो मन की बात में हुआ था, क्या प्रधानमंत्री जी उससे पहले सभी राजनीतिक दलों से एक मंत्रणा करने की बात बोले थे? क्या उन्होंने कहा कि आइए यह भाजपा का नहीं है, पूरे देश के राजनीतिक पार्टी, पूरे हिंदुस्तान की जनता, जो लोग हैं, सबका अमृत महोत्सव है, इसको हम लोग मनाते हैं। लखनऊ में आपने कहा, हम भी जानते हैं, हमारे मोहल्ले में भाजपा के जो वर्कर हैं, झंडा इतना लेकर घर घर घूम के झंडा दे रहे हैं। कोई यहाँ पर दबा कुचला और पीड़ित उद्यमी नहीं बेच रहा है भाई साहब, ठेलिया वाला नहीं बेच रहा है, बेच रहे हैं। तो यह झंडा का अमृत महोत्सव पर्व में भी कहीं ना कहीं भाजपा को व्यापार नजर आता है। जिस तरह से कि कोरोना में 20 लाख करोड़ रुपया कहां गया, कमलनाथ की सरकार में 20 करोड़ रुपए से 23 विधायक एक एक को देकर खरीदने का कारोबार किया गया था। क्या आज तक आपकी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दिया? नहीं दिया। यह चीजें कह रहा हूं, हो सकता है कटु हो, दीजिएगा जवाब दीजिएगा, प्रश्न उठा लेने दीजिए। आज लोकसभा में कितना आया कि 7 लाख कुछ ही नौकरियां मिली हैं, 22 करोड़ तक जाकर एप्लीकेशन पड़ा है। जो मूल समस्या है, आधारभूत समस्या है, जन सरोकार से संबंधित मुद्दों पर आकर हमारे प्रधानमंत्री जी, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, आकर वो सबके सामने बोले, स्पष्ट कहें कि अमृत महोत्सव वर्ष पर हमने क्या किया है, देश के कितने रोजगार दिया लड़कों को। जो 2 करोड़ देते थे, 2 करोड़ में 10% भी नहीं दे पाए, 7 लाख दे पाए आप। तो ये सब चीजें राजनीति से ही प्रेरित हैं। समय, पैसा और महानता अस्थायी नहीं होता है, हमारा संघीय ढांचा है। जो हश्र कांग्रेस का हुआ 2014 में भाई साहब, उस हश्र से दूर भारतीय जनता पार्टी नहीं है आने वाले समय में। तो 2014 में कोरा कागज थे, युवा जैसा चाहा वैसा आपने लिखा उनको, लेकिन अब वो
धूमिल होता जा रहा है। आप अपने अगल बगल ही देखिए, एक क्षोभ हो रहा है अंदर से लोगों में। या मैं मोदी जी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बोली गई बातों का। आपकी नजर में मोदी जी देश के विधाता हो सकते हैं, हमारे नजर में देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का एक अलग से रचनाकार हो सकता है। वो प्रधानमंत्री कोई भी हो, अपेक्षा उससे रखेंगे, सवाल उससे पूछेंगे। आप दिशाहीन करें, किसी को राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र ज्योतिषी कह दें, या आप किसी को कह दें कि इनकी दिक्कत मोदी जी से है। भैया मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो सवाल पूछ रहे हैं, नहीं मनमोहन सिंह से कौन सवाल पूछता है? कोई पूछने जाता है? नहीं पूछने जाता है। एसटी देवगौड़ा से कौन सवाल पूछता है? नहीं पूछता है। नहीं रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा। हैं तो पूछेंगे ही पूछेंगे, सवाल का जवाब देना आपका काम है। या दूसरे तरफ से घुमाकर किसी को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, किसी को शुचिता की बात करेंगे, तो अच्छे अच्छे लच्छेदार शब्दों से आप देश को भ्रमित तो कर सकते हैं, लेकिन देश की समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता है। यह सबसे बड़ा अभिशाप है वर्तमान में हमारे देश के लिए। या किसी की भी सरकार होती तो यह प्रश्न उठता, अब उठेगा ही उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाषा विज्ञान से ज़्यादा अश्विनी जी नैतिकता की आवश्यकता है, और उस नैतिक वचन को सुनने के लिए जनता लालायित है कि कब जीवन जनता का सरल होगा और कब लोकतंत्र उनके लिए बहुत आसान होगा। त्रिशूल जी, भाषा विज्ञान जो भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आज ये तो विरोधी दल के लोग हैं, ये तो हमेशा विरोध करेंगे, मगर देश की जनता अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सर्वोपरि मान रही है। अभी एक सर्वे आया, उसमें 53% लोग उनको जो है देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। राहुल जी को 9% लोग देखना चाहते हैं, बाकी लोग उनसे नीचे। 1,20,000 का सैंपल साइज था। 140 करोड़ की जनता में 1,20,000 का सैंपल साइज था, ये बेंचमार्क। और मैं विरोध नहीं कर रहा, सुनिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। कई बार सवाल पैदा होते हैं कि 100% जो जनता है उसमें से 60-65% वोटिंग हो रहा है देश में, वोटिंग बढ़ा नहीं, वहीं पे खड़ा हुआ है। आप पिछले 20 साल को देखेंगे तो, और उसमें से 30% वोट मान लीजिए भाजपा को मिल रहा है, 35% सबको बाकी को मिल रहा है, तो 40% जो बचा हुआ वोट है, अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये 75 और 70% वोट होता है। कैसे ये तय किया जा सकता है? ये कौन तय कर रहा है? अश्विनी जी, ये सवाल पैदा होते हैं, और इसलिए पैदा होते हैं जब देश के सम्मान को कहीं ना कहीं एक तरफा कर दिया जाता है, तब सवाल पूछना पड़ता है। और अगर दूध के बदले किसी को चावल का घोल, नमक का पानी अगर मिल रहा है आज़ादी के 75 साल बाद, तो ये सवाल पूछने पड़ते हैं। और लोकतांत्रिक सरकारों की जिम्मेदारी है कि सवाल को नैतिकता के साथ उसका जवाब दें, और उसके लिए वचनबद्ध रहें कि कैसे आम व्यक्ति का जीवन सरल होगा, कैसे सरकारें उनके लिए उनका जीवन आसान करेंगी, कैसे दूध, दही, आटा ये महंगा नहीं होगा, कैसे हर एक चीज़ बहुत आसानी से उनके लिए उपलब्ध होगी। ये बहुत नैतिकता की बात है। त्रिशूल जी, देखिए, जितना 75% और 25% और 35% की जो बात आप कर रहे हैं, और जो भी दिखा रहा है वो आप ही का भाई है। अगर वो मान लीजिए गलत कर रहा है, तो जो आप हैं, जो और लोग हैं, इन लोगों को भी 1 करोड़ की साइज का, 2 करोड़ की साइज का, 5 करोड़ की साइज का एक कर लेना चाहिए संग्रह, कि देश किसका मूड क्या है। कुछ भी करेंगे, चाहे 1 लाख में करें या 100 करोड़ में करें, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनके अच्छे काम, देशवासियों के लिए जो देश को मजबूत करने का काम, अर्थव्यवस्था बढ़ाने का काम। एक समय मैं नीरज भाई को बताना चाहूंगा कि 91 में जो है नरसिम्हा राव जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हमारे देश के थे, और माननीय मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं देश के। लेकिन 91 में क्यों 47 टन सोना गिरवी रखा गया, ये सोचनीय बात है। और आज, उस समय हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं था, और आज 600 अरब डॉलर के आसपास हमारा फॉरेन रिजर्व है। नहीं, चंद्रशेखर जी नहीं थे उस समय आप नीरज भाई अपने ज्ञान को, थोड़ा सा अच्छे ज्ञानी हैं आप, लेकिन थोड़ा दुरुस्त कर लीजिएगा। चंद्रशेखर जी ने बेचा था, इन्होंने गिरवी रखा था। तो अब ये जो चीजें हैं, आज देश में 600 अरब डॉलर का हम विदेशी, हमारे पास जो है मुद्रा का भंडार है।
आज हम हमारी व्यवस्था अर्थव्यवस्था लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने ही कहा कि कम हो रहा है। एक मिनट, देखिए मैं अभी बोल रहा हूँ, उस पर मैं आ जाऊंगा। सुब्रमण्यम स्वामी का भी 600 का एक बेंचमार्क है, कभी कुछ कम हो जाता है, कभी 617 भी गया था, कभी उससे थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे। 600 का एक बेंचमार्क मैंने बोला, लगभग 600 हमने बोला कि वो उतना, ये कम नहीं हो रहा है। जब 100 भी नहीं था और 600 होने के बाद 618 17 गया, आज जो है मान लीजिए 590 हो गया, तो 600 माना ही जाएगा। वो कम तो आदमी कहता ही है। दूसरी बात, विश्व की इस कोरोना महामारी के बाद सबसे तेजी से, चाइना से भी तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था हमारी है। हम सामरिक रूप से कितने आत्मनिर्भर हुए हैं। हम जो तेजस बना के आज कई देशों में, अमेरिका भी उस तेजस की का लोहा मान रहा है, जिसको कांग्रेस ने जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आज मिसाइल हम जो है बेच रहे हैं दूसरे देशों को, जो हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। हम राइफल बना नहीं पाते थे, बाहर से मंगाते थे। आज हम हिंदुस्तान में अपना राइफल बना रहे हैं। एमुनेशन हमारे पास रहता था, आर्म्स एमुनेशन मंगाना पड़ता था। सरहदों पर किस तरीके से सैनिकों को हम सैन्य सामग्री की आपूर्ति नहीं कर पाते थे जी। ये बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम मजबूत हुए हैं। और अगर हम कहें कि माननीय मोदी जी ने नहीं कुछ किया, इसका एक जवाब दिया था हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। मैं किसी को दोषी नहीं देता हूं, उन्होंने बहुत सही कहा था, मैं उनकी बात से सहमत भी हूं। अपने देश के किसी प्रधानमंत्री का अपमान करने का, किसी को कमजोर करने का हमारी कोई मंशा नहीं है। सब लोगों ने, उनकी नीतियां गलत हो सकती हैं, लेकिन आज क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ही विरोध करके सब लोग देश का विरोध करना चालू कर दे रहे हैं। विरोध करते हैं मोदी जी का, क्योंकि अभी तक अकेली पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। 56 सालों तक जिन्होंने सरकार सत्ता में जो है यहाँ हिंदुस्तान में राज किया, अब एक किसी पार्टी पैरेलल खड़ी हो गई जिसने कभी 15 राज्यों 16 राज्यों में सरकार करने वाली कांग्रेस को जो है 2.5 राज्यों में समेट दिया और अपने 17-18 राज्यों में सरकार में है। तो ये इस तरीके की चीज करके अगर खड़ी हुई है तो विरोध तो ये लोग करेंगे ही करेंगे। और इस विरोध में बहकर चाहे चाइना से समझौता करें या भारत विरोधी नारे लगाएं या जो भी करें, वो सब करते करते अचानक जो है उस पार्टी का विरोध करते करते व्यक्ति पर आते हैं और व्यक्ति का विरोध करते करते देश के विरोध पर आ जाते हैं। ये क्रम किसने शुरू किया कि प्रधानमंत्री पर निशाना साधने का? देखिए, क्रम तो ये प्रधानमंत्री पर निशाना तो हमेशा आज जवाहरलाल नेहरू को आप लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे, इंदिरा गांधी को करते रहे, राजीव गांधी को करते रहे, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि नीतियों का विरोध होना चाहिए और होता रहेगा? तो फिर राजनाथ सिंह को कहना ही पड़ा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और आप ही की पार्टी से आवाज उठी, आप ही की पार्टी से नितिन गडकरी ने ये कहा कि राजनीति वर्तमान में बहुत ऐसी हो गई है कि जिसका जी बताइए मुन्ना खान जी। देखिए, मैं आ रहा हूँ अश्विनी जी। जी मुन्ना खान जी, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के मित्र हमारे, इनकी मानसिकता ये है कि नरेंद्र मोदी जी अभी भी बीजेपी में ही है। भाई, ये मानसिकता छोड़ दीजिए, वो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्हें हमसे बहुत कुछ लेना भी है, बहुत कुछ सीखना भी है। और हमें उनके जिनके जितने वादे थे, जो भरोसा हुआ, जो लोगों ने भरोसा किया, उन पर सवाल जाहिर है। अगर मैं उनसे सवाल पूछूं तो आप देश विरोधी कह दोगे। नहीं भाई, आप समझिए, अगर सरकार का अभियान है, सरकार को अभियान चलाना चाहिए था, कला एवं संस्कृति मंत्रालय को उस पर एक्टिव हो जाना चाहिए था। अब कल सरकार अभियान चलाती है और बीजेपी एक्टिव हो जाती है, तो कहीं ना कहीं तो विपक्ष सवाल उठाई देगा ना। अश्विनी जी। जी, देखिए, जब कला और संस्कृति मंत्रालय एक आयोजन करता है रैली का, तिरंगा रैली का दिल्ली में, सबको निमंत्रण भेजा जाता है कला और संस्कृति मंत्रालय की तरफ से। एक सांसद विपक्ष का नहीं आता है और भारतीय जनता पार्टी शासित सांसद सभी वहां रहते हैं, सभी मंत्री रहते हैं। क्यों? और पर सवाल नहीं उठना चाहिए। और सवाल इस पर भी उठना चाहिए कि कला एवं संस्कृति मंत्रालय कोई आयोजन करता है, लोगों को यह भी नहीं पता है कला एवं संस्कृति के केंद्रीय मंत्री कौन है। दरअसल बहुत बड़ी बात है, कई बातें ऐसी हैं जो करनी पड़ती है कई बार। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, हाँ, कहना चाह रहे थे। देखिए, अश्विनी भाई अभी
सोनी भाई इस चीज पे थोड़ा सा फंस गए थे, वो आ गए थे नीति की बात करने लगे थे। भैया मोदी जी जो है प्रधानमंत्री के नीतियों का विरोध नहीं करते रहे। नेहरू फोबिया और इंदिरा फोबिया और कांग्रेस फोबिया से वो अब तक नहीं निकल पाए हैं। ठीक है। और जो आपने कहा कि कला संस्कृति मंत्रालय, यह मैं पहले भी बोला हूं अभी कि भाजपा का अमृत वर्ष महोत्सव नहीं है, देश का है। देश के लिए जो हमारे संवैधानिक तरीके से विभाग हैं उसके द्वारा आमंत्रण होता है। और आपने जो कहा कि देश में बहुत ज्यादा झंडे चल रहे हैं, लोग ले रहे हैं, लगा रहे हैं, तो यह आपसे या हमारे मोदी जी से, प्रधानमंत्री की तो बातों को मानना ही है, लेकिन मोदी जी की बात कर रहा हूं, उनके कहने से लोगों के दिल में तिरंगा नहीं बसेगा, क्योंकि आत्मा है। जो चीज आत्मा होती है ना, तो आत्मा किसी के कहने और न कहने से फर्क नहीं पड़ता है। आजादी की बात है यह हमारे, क्योंकि हिंदुस्तान के गांवों के लोगों ने शहादत दिया है, गांव के लोगों ने ही उसमें जेल भी काटा हुआ है देश की आजादी के लिए। अब उस पर मैं जाऊंगा तो बहुत डीपली हो जाएगा, और सोनी भाई को थोड़ा सा वो भी लगेगा, आ जाएंगे उस पे। अब आइए, संस्कृति और कला मंत्रालय का इसमें भूमिका कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद, जितने मंत्री हैं, युवाओं को क्या जोश पैदा कर रहे हैं कि आने वाले 25 सालों में भारत विश्व गुरु बनेगा। 8 सालों में क्या कर लिया है आपने? जो आपने भैया सीमा की बात कर रहे थे, आपने 91 की चर्चा किया है, लेकिन आप ये तो बताइए कि इसी दौरान हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां गई। 2014 तक 56 लाख करोड़ रुपया, 54 लाख करोड़ रुपया कर्जा था कांग्रेस के सरकार में। 80 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का कर्जा लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विदेश से। अब बताइए, अब इस पर भी तो सवाल बनता है, जनता क्या है? जनता टेक्निकल चीजों को नहीं जानती है। पहले हम और आप बोलेंगे, पहले 56 लाख करोड़ बनाते हैं, पहले 56 लाख करोड़ भ्रष्टाचार में चला गया ना, और इन्होंने जो लिया है वो राष्ट्रवाद में लगा। त्रिशूल भाई बहुत बढ़िया आपने बोला, बहुत बढ़िया। 1,73,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आया था, जिसपे कि हमारे सम्माननीय माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। उसके कहां गए आरोपी आज तक एक भी जेल में गया क्या? ए राजा और कनमोजी की सरकार बनते ही बेल पे आ गए। 2G स्पेक्ट्रम हो गया, कोल घोटाला, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि यह भ्रमित करने वाली चीजें रही हैं। तो आप भ्रमित कर मैं पहले ही बोल दिया था, डिबेट शुरू होते ही आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, हकीकत पे बात करूंगा। हकीकत पे बताइए, अपने कितने भ्रष्टाचारी को जब चुनाव आता है तो सक्रिय एजेंसियां होती हैं। जब भी कोई दिक्कत होती है, सरकार बनाने के लिए आप 23 विधायक खरीदेंगे 20 करोड़ रुपया में, ले जाकर महाराष्ट्र में करेंगे। देश का सम्मान करिए, जनता के मतों का आदर करिए। 13-14 करोड़ ही लोगों ने वोट देकर सत्ता दिया हुआ है देश का। यह मत भूलिए कि 126 करोड़ लोगों ने नहीं दिया है। तो ये सब चीजें टेक्निकली, इनका जितना काम होगा भ्रमित करो। आम जनता का गांव में क्या है? गांव में त्रिशूल भाई यह स्थिति है कि जो टीवी पे हम लोग बोल रहे हैं, इसी को साक्ष्य आधार बनाकर आम जनता आपस में लड़ रही है कि नहीं सरकार की तरफ से सोनी जी ने ये बोला है, यही सही है। ऐसी स्थिति न पैदा हो। हम लोगों को आत्मग्लानि होती है। ये नहीं है कि मैं गलत हूं तो मैं अपने को सही साबित करूं, लेकिन गलत हूं तो आपसे कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं इस जगह पे गलत हूं, मुझसे गलती हो गई है। देश के और परिवार के अंदर सलाह लेना और सलाह देना कहीं से गलत नहीं है। किसी के भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा गुनाह है। आज प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन आपका कोई भी प्रवक्ता बैठता है तो उसको ये कहने की क्या जरूरत पड़ती है भाई कि यहाँ पर विरोध मोदी जी का है। या भारत के जनता के भावनाओं से आप खेल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आप दिखा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे। मैं पूरे डिबेट में प्रधानमंत्री जी बोला हूं। आप पूरे डिबेट में हर शब्द को उठाकर देखिए। तो आपने कहा सोनी भाई मोदी जी कौन है मोदी जी भाई? हमको देश के प्रधानमंत्री से माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री। और हम कहें कि मोदी जी को देश से बड़ा नहीं मानता हूं। प्रधानमंत्री हैं। संघीय ढांचे ने हमको एक ऐसी व्यवस्था दी है कि उस संस्था का नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। वह व्यक्ति हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन वो तो स्व केंद्रित व्यक्तित्व के व्यक्ति निकल गए
और उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा है। उनको यह चीज बताने में कि आप ही हैं तो देश है, आप नहीं रहते तो देश नहीं। क्योंकि अब तक तो ये जो 67 साल देश चला है, मोदी जी के ही सहारे चला है। गजब हाल है। रोजगार की बात देश के सेना की बात होती है। वही है ना कि आप एक काटोगे हम 20 काट के लाएंगे। कितना लाया गया इतना सालों में? नहीं लाया गया। क्या दिखाया जाता? 370। कितने प्लाट खरीदे गए वहां पर? प्लाट का ही प्रचार हो रहा था, कहीं भी चुनाव हो रहा था तो कितने प्लाट बेचे गए? अब यह बताइए देश को कि वहां पर कश्मीर में कितने इंडस्ट्रीज बैठाए गए? बस अब आप ही की बारी है जवाब। वहां के लोगों के संपर्क में जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं भाई साहब। एक एक चीज पे जो जो ये बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उस पर मैं भी गहन अध्ययन करता हूँ, देखता हूँ कोई कुछ रिजल्ट निकल जाए। सही होता है तो सही बोलता हूँ, गलत होता है तो सवाल तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा। अब उसके लिए आप मानने को तैयार हो या न हो। ठीक है अश्विनी जी, बार बार मेरा यही सवाल हर एक राजनीतिक दल से है, आपसे। आप जिम्मेदार हैं, सरकार में हैं, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है नीरज राय के सवालों का जवाब भी आपको देना है। लेकिन क्या नहीं लगता कि आपको कि बड़े सुधार की आवश्यकता है? अभी बहुत बड़ा सुधार होना है ज़मीनी स्तर पे, और शायद वो उतना नहीं हुआ है जितना कहा जा रहा है। त्रिशूल जी देखिए, नीरज भाई ने दो बार कहा, उनकी बातों का ही जवाब मैं देता हूं। क्या आधार, क्या साक्ष्य है कि विधायक खरीदे गए? कोई एक साक्ष्य हो तो प्रस्तुत करें, अनर्गल भ्रम की स्थिति न पैदा करें। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर की बात, क्या उसमें डीडी दिया जाता है? क्या विधायक खरीदने में डीडी दिया जाता है क्या भाई साहब? नहीं तो आप आरोप लगा रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, और हम लोग कर रहे हैं। नहीं, गलत बात नहीं, नीरज भाई गलत बात नहीं। बगैर साक्ष्यों के कोई आरोप नहीं, निराधार है आरोप, एकदम निराधार है। और साक्ष्य हो तो आप साक्ष्य के साथ आइए। ममता बनर्जी ने 100 करोड़ रुपया लिया है। ममता बनर्जी ने हमसे 100 करोड़ रुपया लिया है। चलिए आप साबित करिए। ली होंगी उनका कैसे है? तो आप ऐसे किसी को कह देंगे कि 1 करोड़ दिया गया? नहीं, गलत बातों का मंत्री जी दिए होंगे, क्योंकि 9,000 करोड़ रुपया उनका जीएसटी बाकी है। जीएसटी का क्यों 100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी दे दिए होंगे? नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात है। ठीक है। मैं देखिए ये त्रिशूल जी, ये यही विपक्ष की बौखलाहट बताती है बार बार। मैंने पहले भी कहा कि अभी तक तो 56 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, और सब लोग जो है, मैं नीरज भाई को तृणमूल का ही मानता हूं, इसलिए मैं बार बार वो बोलता हूं। यहाँ आपने इनका परिचय मानिए, देश का मानिए, हमको प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने वाला एक आम हिंदुस्तानी मानिए। नीरज भाई, मैंने बड़े प्यार से सुना। हम लोग मैं नहीं करते हैं, हम लोग क्यों इस चैनल पर जो है इस तरीके की बात करें? त्रिशूल जी बड़ी शानदार बहस करते हैं, और हम लोग अभी तक उस गरिमा को निभाए हैं। मैं सवाल नीरज जी, हम सवाल सबसे पूछते हैं, और अश्विनी जी बराबर इस बात के गवाह हैं। सवाल पूछते हैं, कोई इसमें पारदर्शिता पूरी रखी जा रही है, लेकिन जवाब में भी पारदर्शिता रखी जाए कि जवाब ले लिया जाए पहले। जी, अब जम्मू कश्मीर की बात आ गई है। जम्मू कश्मीर में हम 370 की बात करते हैं, सर काटने की बात करते हैं। भाई बालाकोट आप क्यों भूल जाते हैं? आप लोगों ने भी तो उसका प्रमाण मांगा था, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगने वाले भी आप लोग हैं। तो ये हम क्या क्या करें? गलवान में हमने जो है, चलिए हमारी शहादत हुई, संतोष बाबू की शहादत हुई, लेकिन कितने चीन के सैनिकों को मारा गया और कितने मरे, ये दुनिया से छिपा नहीं है। चीन ने उनका नाम बताने से, गिनती बताने से इनकार किया, लेकिन दूसरे देशों के अखबारों में छपा कितने लोग मरे हैं, कितने नहीं मरे हैं। ये कांग्रेस ने भी वो किया था। अब बात आई कश्मीर में जो है, आपने कहा कि क्या क्या आया, मैं गिनाना चाहता हूं। वहां पर एम्स खुला, पहले नहीं था। आईआईटी खुले, मैनेजमेंट कॉलेज को आईआईएम खुले, पहले नहीं था। आज एक मुस्लिम कंट्रीज का एक संगठन है, जो 56 देशों का जो संगठन है, वो लोग इतना बड़ा माल बना रहे हैं। विरोध करते हैं कई चीजों पर, लेकिन वो लोग कम से कम, मुझे लगता है 5 लाख स्क्वायर फीट पर या कितने पर, मैं कंफर्म नहीं हूं, वो लोग वहां पर मॉल बना रहे हैं उस जमीन पर। वहां के गांव-गांव में सड़कों का विस्तार हुआ है।
47,000 करोड़ एक बार और शायद 50,000 करोड़ एक बार स्वयं सहायता समूह जो है गांव गांव में औरतों का बनाकर जो दिया गया है उन लोगों को, उससे औरतें वहां आत्मनिर्भर हो रही हैं। खेल में वहां के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। वहां के कई बच्चों का नाम आया है, राष्ट्रीय फलक पर छलका है। तो ये पहले नहीं था। और 370 में कांग्रेस की सरकार थी, लाल चौक पर कभी झंडा नहीं फहरता था। और आज की स्थिति मैं बताना चाहूंगा कि आज लाल चौक पर सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा है। और उसमें माननीय मोदी जी ने जो तिरंगा फहराया था वहां लाल चौक पर, उनकी फोटो के समेत है, कोई जांच करा सकता है। अब मैं त्रिशूल जी आपकी बात का जवाब देता हूं कि राष्ट्रीय फलक पर और भी सुधारों की जरूरत है। एकदम सत्य है, जरूरत है। 8 साल में और 56 साल में बड़ा फर्क होता है। 56 साल उनको भी मौका मिला, उन्होंने काम किए। मैं नहीं कहता हूं कि काम नहीं किया, देश को आगे बढ़ाया उन्होंने। 8 साल में हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज कई चीजें ऐसी हैं, नेहरू जी का नाम क्यों लेना पड़ता है? आप कह रहे थे ना प्रधानमंत्रियों की बुराई होती है और वो होती है, उनकी नीतियों की बुराई होती है, व्यक्तित्व की बुराई नहीं होती है। नेहरू जी ने जब 62 का युद्ध हुआ था, उसके पहले चाइना ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन जमीनों को कब्जा करना शुरू कर दिया। और जमीन, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा त्रिशूल जी, समीक्षा आप कर सकते हैं क्योंकि आप एक मर्मज्ञ हैं, अपने विषय पर आपको का कंट्रोल है। वहां पर वो विषय जो है सदन में नहीं बताया गया माननीय नेहरू जी के द्वारा, और जमीन को कब्जा करते रहे वो लोग। अचानक अभी कुछ दिन बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है देश में, तो अभी एक 1.5 साल पहले एनडीटीवी का एक सैटेलाइट कोई है, उसने बताया किसको, नासा को, नासा से बड़ा एनडीटीवी का सैटेलाइट है, उसने बताया उनको कि एक वहां पर गांव बसा दिया गया है। जबकि एक पूरा नक्शा था कि कहां तक कौन है, कहां तक कौन है, किसके कब्जे में है। ये 62 के पहले से कब्जा करता आ रहा था, जिसको नेहरू जी ने सदन को, देश को नहीं बताया। वहां पर शहर वो पहले बसा चुका था। क्यों 5 साल पहले एनडीटीवी का वो सैटेलाइट चालू नहीं था? नासा को नहीं बताया उन्होंने, सब लोगों ने बताया। ये इसलिए बताया गया कि वो नेहरू जी की वो गलतियां छुपाई जा सके और आज मोदी जी के शासनकाल में वहां पर एक शहर बन। लेकिन उसी समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कृष्ण मेनन को बर्खास्त भी किया। यह भी तो बड़ा उदाहरण उस समय का है। जी एकदम बर्खास्त किया, लेकिन वो जमीन का जो कब्जा रोक नहीं पाए। वाकई में दिल्ली में अच्छा उदाहरण राष्ट्रपति भवन से लोकसभा तक प्रस्तुत नहीं हुआ? ये भी तो हुआ। लेकिन एक काम और तो नहीं हुआ, जो अक्साई चीट किया गया था उस पर क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बांग्लादेश को आजाद करा लेते हैं, लेकिन पीओके जो हमारा गया था उस पर हमने क्यों नहीं ध्यान दिया उस समय? देखिए कई बार देखिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में 3 किलोमीटर लंबी पट्टी, कुछ गांवों को एक्सचेंज करना था बांग्लादेश से, तो 3 किलोमीटर लंबी पट्टी दे दी गई बांग्लादेश को। तो क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए अगर समीक्षा हो तो, कि 3 किलोमीटर लंबी पट्टी की जमीन क्यों दे दी गई? लेकिन तो उसको राष्ट्रवाद से जोड़ा गया। नहीं, कितनी अपने पास आई उसका भी जिक्र होना चाहिए। हाँ, उसका भी होना चाहिए। वो तो एक लकीर जो खींची गई थी, तो उसमें अपने पास भी आई, उनके पास भी गई, तो दोनों जिक्र होने तो चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए देश बढ़ता है अश्विनी जी, तो वो लकीरें बनती हैं, लेकिन क्यों नहीं पीओके पर काम किया गया? अश्विनी जी, इस पर भी सवाल होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैलाश मानसरोवर से लेके अक्साई चीन से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान तक सब जगह सवाल होना चाहिए। सब जगह सवाल होना चाहिए कि चीन लगातार कह रहा है, 800 सालों से, 1000 साल से कह रहा है सिल्क रूट है, सिल्क रूट है, लेकिन 8 साल से आप सरकार में हैं, आप नहीं कह पा रहे कि हमने लाखों वर्ष पहले कह दिया कि ये उत्तरापथ है, वेनिस इटली तक गिलगिट बाल्टिस्तान सिंहद्वार है भारत का, और वहाँ से लेकर वेनिस इटली 6500 किलोमीटर तक ये हमारा उत्तरापथ है। 88,000 चट्टानों पर रात्रि सूक्त लिखा हुआ है, ये भी पढ़ा होगा आपने।
सदन में लेकिन ये चर्चाएं नहीं हो रही हैं। ठोक कर बोल चुके हैं, हम जान भी ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। और कांग्रेस के यही नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि 370 हटा है, हमारा अंदरूनी मामला कहाँ है? अश्विनी जी, ये तो यूएन में चल रहा है मेरा मामला। अश्विनी जी, मेरा और हम उनके घर में घुसकर मारते हैं और पीओके लेकर रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा इसको, और भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है, त्रिशूल जी, हम और आप दिन भर डिबेट में बैठते हैं और एक दिन इस पर भी डिबेट करेंगे कि अब पीओके हमारा वापस आ गया। वो दिन जल्द आए, वो दिन जल्द आए, वो दिन जल्द आए, वो दिन जल्द आना चाहिए, चाहे उसमें किसी की भी शहादत तो वो भी मंजूर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितने लोग हैं और जितने लोगों की जिम्मेदारी वर्तमान में सरकार के पास है, उनका भी जीवन आसान होना चाहिए। आज जो पानी बरसात आती है, आपदा प्रबंधन की हवा निकल जाती है, पानी से सड़कें भर जाती हैं, बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी को आप डूबते हुए देखते हैं, पानी में सड़कों को धंसते हुए देखते हैं। प्राकृतिक आपदा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रकृति बड़ी हो जाती है और सबक भी सिखाती है मनुष्य को। लेकिन क्या वाकई में जो बड़े सुधार हैं उनका होना आवश्यक है कि नहीं? अश्विनी जी, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा बड़े सुधार होने चाहिए और हो रहे हैं। इस देश में देखिए कितने मृतप्राय कानून थे, खत्म किए गए। जो जरूरी कानून थे उसको लागू किया गया, वो लेकर चल रहे थे लोग। आज देश में जो भी चीज, हिंदुस्तान में जो है आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसका कितना विरोध हुआ। लेकिन आज देखिए स्टार्टअप हमारा विश्व में कितना सबसे आगे स्टार्टअप चल रहा है। जिस चीज को ये लोग फेल बताते हैं, कभी किसी चीज की तारीफ तो करें विरोधी लोग। आज हिंदुस्तान जो है किस मुद्दे पर आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, और अलग अलग दिशा में, मैं ये नहीं कहता हूं सिर्फ एक तरफ, आर्थिक, सामरिक, शिक्षा के, किसान, छात्र, व्यापारी, महिलाएं, हर एक वर्ग उन्नतिशील हो जाएगा, पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ वाकई में लोकतंत्र ने उन्हें मजबूती प्रदान की है, तब कहीं ये सार्थकता है जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ अभी कुछ दिन पहले, और चुनाव में आप लोगों को कंक्लूजन क्या मिला? किस बात पर चुनाव हम जीते? पश्चिम से लेकर पूरब तक सुरक्षा के नाम पर सर्वोपरि था। हर व्यक्ति ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर ये योगी सरकार सर्वोत्तम काम किया है। मुजफ्फरनगर से लेकर पश्चिम में कभी भी कोई निकल नहीं सकता था अपनी माँ बहनों को लेकर शाम को 4 बजे के बाद, और आज निर्द्वंद 10 बजे रात तक लोग जाते हैं, युवतियां खुशहाल हैं। चुनाव में आप ही लोगों के कैमरा वाले गए, उनको लोगों ने बताया ये बात, हम लोगों को की बात को छोड़ दीजिए नीरज जी, और राष्ट्रीय चैनलों पर दिखाया गया। ये नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नीरज सुरक्षा का मामला जा तो महिला तो आत्मनिर्भर बनाया गया ना, महिला का डर खत्म किया गया ना। जी 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 जी, मुन्ना खान जी आऊंगा। देखिए सोनी भैया, मुन्ना खान जी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चुनाव जीतना और दिलों पे राज करना दो अलग चीजें होती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव कैसे जीते हैं, किस स्तर की सुरक्षा की बात करते हैं, कौन ऐसा दिन है जहां की युवतियों के साथ अनाचार, अत्याचार, दुराचार की खबरें नहीं आती हैं? कौन ऐसा दिन है जहां पर की गोलीबाजी न हो, गोलीबारी न हो, लूटकांड न हो? कौन सी सुरक्षा की बात करते हैं? अभी आजमगढ़ से अभी आपने हाल ही में आया था, भले ही टीवी चैनलों पे आया नहीं, एक आध लोगों पे आ गया। और त्रिशूल भाई तो एक अच्छे, मतलब एक पीड़ित की तरह सवाल पूछ रहे हैं, एंकर तो लग ही नहीं रहे हैं, एकदम जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं। देखिए आप देखिए नीरज जी देखिए, हम जनता जो कहती है हमसे, उस बात को, उस दर्द को, मर्म को, पीड़ा को इसमें मैंने आपकी तारीफ किया है और अच्छा लगा है। ये आपको 62 याद है, अभी थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, शुरुआती वाला 62 याद है, लेकिन अपने ही कार्यकाल में पुलवामा में हमारे सैनिक मारे गए, लेकिन आरडीएक्स आया कहां से? अब तक उस पर कोई जांच रिपोर्ट नहीं जनता के सामने सार्वजनिक हुआ। आपको विपक्ष का या देश की जनता का सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगना गलत लगता है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान हर एक हिंदुस्तानी का
कट्टर शत्रु है। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कट्टर शत्रु का नुकसान होने की जानकारी और खबर लेना नहीं चाहेगा? आप इस पे बताइए। इस चीज को आप लोग दूसरे तरीके से दूसरे तरह लेके चले जाएंगे तब तो यह भी भाई अब दूसरा है कि भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। देखिए, रोजगार पे भी आपने कहा कौशल विकास का, आत्मनिर्भर भारत का, मैं योजना का विरोध कभी नहीं किया हूं, लेकिन जमीनी और सतही स्तर पे इसका क्रियान्वयन कितना नकारात्मक तरीके से हुआ है इस चीज को आप भी जानते हैं। कोई भी सरकार अगर आती है अच्छी योजनाओं को लाती है, उसकी योजना इसलिए अच्छी होती है कि वो चाहती है कि हमारा एकदम निचले स्तर के व्यक्ति तक वो योजना पहुंचे। लेकिन जब सरकार में नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की गलती है। और मैनेजमेंट का इंचार्ज कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। इस पर कितनी समीक्षा बैठकें हुई? जीएसटी पे तो 47 क्या सैकड़ों कुल हो गई मीटिंग वहां पर, अब तक उसमें से कमियां दूर नहीं हो सकती और नहीं हो पाएंगी कभी, क्योंकि वो क्रमशः बढ़ती घटती रहती है। योजनाओं को गिनाना और उसका क्रियान्वयन और आम जनता को उससे फायदा, इन सब चीजों को भी सार्वजनिक करते रहना चाहिए। तब समझ में आता है कि मैं जिस योजना का लाभ ले रहा हूं वो सिर्फ आंकड़ों पे चलता है या हकीकत में चलता है। आज कपड़ा, रोटी, मकान, हर एक चीजों पे परेशान है इंसान। आप भी इस चीज को माने न माने, लेकिन वास्तविकता है कि किसी की जरूरतें कम नहीं है, लेकिन आगम जो इनकम है वो कम है। यहां पर अर्थशास्त्र चल रहा है, मांग और आपूर्ति, सप्लाई और डिमांड की जो चीजें हैं, कमियां हो नहीं रही हैं। हर एक रोज रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही है। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। पहले बाजार हुआ करता था कि जरूरत की हर चीजें मिलती थी, अब बाजारवाद हो चुका है कि चीजों को बनाकर हमारे लिए जरूरत पैदा करी जा रही है। इससे सरकार को निपटना है। सरकार को इसलिए निपटना है कि लोकतंत्र ने पूरा अधिकार सरकार को ही दिया हुआ है। उसके द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे उसका अनुपालन करना ही हम सब लोगों का काम है। और व्यर्थ का कि हम इस बलबूते चुनाव जीत गए, कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए नहीं है कि आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, हकीकत को उठाकर देख लीजिए। चुनाव जीतना और जनता के दिल पे राज करना दोनों अलग चीजें होती हैं। ठीक है मुन्ना खान जी, क्या वास्तविक रूप से आम इंसान का जीवन सरल होना ये सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है? ये आज़ादी को सच्ची हमारी एक शुभकामना नहीं है? और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? त्रिशूल जी, पीछे भी मैंने कहा था जो हमारे प्रधानमंत्री जी के वादे थे, जो 2019 में जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, प्रधानमंत्री तो थे नहीं, तो उनके वादे भी थे कई, मैं आपको बताया। तो ये धरातल पे वाकई कुछ नहीं दिख रहा। आज पिता अपने बेटे को एक मोबाइल नहीं दे सकता, आज पिता अपने पिता की कोई जरूरत पूरी नहीं कर सकता, आज बेटा अपने पिता की जरूरत नहीं पूरी कर सकता, पति अपने पत्नी की जरूरत नहीं पूरा कर पा रहा है। तो इस कदर आज बेरोजगारी छाई है और महंगाई चरम सीमा पे चढ़ी है कि लोग आज तराही कर रहे हैं, लेकिन सरकार वाहवाही लूट रही है। सरकार के नजरों में विरोध है। आप किसी भी योजना पे कहो धरातल में नहीं दिख रहा, नहीं आप तो कांग्रेसी मानसिकता के लोग हो। अरे भाई, हम कांग्रेस बाद में, पहले हम हिंदुस्तानी है, पहले हमारी जीवन है, पहले हमारी जीवनचर्या है, उसमें सुधार होने चाहिए। कल और दिन की बात तो बहुत बात की बात है। देखिए, ये अश्विनी जी बहुत अच्छी बात कही है मुन्ना खान जी ने कि मानसिकता कांग्रेसी हो सकती है लेकिन दिल हिंदुस्तानी है, और उसका जवाब बीजेपी से और आपसे बार बार मांगना पड़ता है। मैं जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलेंगे मेहमानों के पास। अश्विनी जी, ब्रेक से पहले मेरा सवाल था आपसे, उसी का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, चीजों को जो आपने कहा होना चाहिए, और कांग्रेस की का जो मुन्ना खान जी ने कहा, लेकिन इसमें ये मतलब क्या कहते हैं कि दिल तो हिंदुस्तानी है ही है। अब उसमें पार्टी कोई भी हो, पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, कोई भी हो, बहुत सी पार्टियां हैं देश में, लेकिन सोच जो है सकारात्मक देश के लिए करना चाहिए कि अगर देश की सरकार कोई काम कर रही है उसमें उनका सहयोग करना चाहिए। अब संस्कृति मंत्रालय की बात हुई, संस्कृति मंत्रालय ने जो अगर बुलाया तो लोगों को जाना चाहिए, तो और सम्मान बढ़ता कि हाँ भाई, सभी दलों के लोगों ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया।
अब इन लोगों को ये लगा फिर मैं बार बार कहूंगा महफिल ये लूट ले गए, इन लोगों को ये दिक्कत होती है। आज के डेट में अभी नीरज भाई ने कई सवाल उठाए, मैं वो कहता हूं कि खुशहाली की तरफ हम लोगों ने लगभग जो है, मैं बुंदेलखंड की खाली बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं कि हम लोगों ने लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों को हर घर नल से जोड़ने की योजना बनाई, जो गांव में लोग नहीं थे। हम लोग छोटे थे तो कहीं गांव में पानी की टंकी नहीं होती थी, लेकिन आज नल जोड़ने का काम बना है, हर घर में नल देने का। बुंदेलखंड में पलायन का सबसे बड़ा कारण यही था कि पानी नहीं था वहां, और आज जो है वहां पर हम लोग ये काम कर रहे हैं। मकान जो 4 करोड़ से ऊपर देने का काम किया, अभी 1-1.5 साल पहले हम लोग बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, उन्होंने तो बोला था कि हमने पहले लखपति बनना वो होता था, तो हमने लखपति बनाया लोगों को। महिलाओं के नाम से घर दिया, जो घर दिया गया सभी महिलाओं का नाम लिखा हुआ है, आत्मसम्मान ही बढ़ाने का काम किया गया, उसमें कहीं कोई कमी नहीं की गई। और देश की जीडीपी 2014 में जो छोड़कर 1 लाख करोड़ की लोग गए थे, अच्छी बात है, आज उसको हम लोगों ने 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है, तो ये देश आगे ही बढ़ा है, पीछे नहीं हटा है और बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये चीजें कोई भी सरकार हो, नीतियां इस समय देश में, जो त्रिशूल जी का सवाल था, बड़े आर्थिक सुधार, बड़े औद्योगिक सुधार और बड़े और भी सुधार जो है सब करने की तरफ ये सरकार बढ़ रही है। कुछ दिन और देखिए, धीरे धीरे होता है, जो अभी 7-8 सालों में जो हुआ, और आने वाले दिनों में और आपको सुधार देखने को मिलेंगे। इतना सड़क परिवहन कहीं था ही नहीं आज, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फैला हुआ है। अश्विनी जी, मुन्ना खान जी सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी मुन्ना खान जी। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने तो पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण करवा दिए। मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। इन्होंने विकास की बात की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? आज 45 करोड़ युवा ये उम्मीद छोड़ चुके कि हमें नौकरी कभी मिलेगी। उस उज्ज्वला योजना का क्या हुआ, जो आज हमारी माता बहनें नहीं भरवा पाई? आज उन वर्करों का क्या हुआ जो 12,000 रुपए सैलरी करते और 100 रुपए के पेट्रोल भरवाते? आज उस किसान का क्या होगा जो 100 रुपए लीटर डीजल भरवा रहे? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, विकास की बात आप पूरे उत्तर प्रदेश घुमा रहे हो, कम से कम आपके जो जुमले ही कहा जाएगा, अभी आपके जो वादे थे उन वादों पे भी कभी बात किया करो। अब जो पिछले 5 से 8 साल तक लगातार आप वादे ही वादे करते हो, 2019 में 2022 की बात करते हो, 2024 में आप 2027 की बात करोगे। मतलब हर बार आप जनता को बरगलाने का काम करोगे और युवा को परेशान करने का काम करोगे, और किसान की आत्महत्या यूं ही बढ़ती रहेगी, उनकी आय कभी दुगुनी नहीं होगी। फैक्ट्रियां 42% फैक्ट्रियां बंद हो रही है, लोगों के शेयर आने बंद हो गए, लोगों के रोजगार बंद हो गए, घर के जो किचन का बजट है वो बिगड़ रहा है, लोगों की माता बहनें खुदकुशी कर रहे हैं। 2 कह रहे थे, 200 कह रहे थे। नहीं, मैं सारे सब 8 साल के, देखिए 800 के सवाल थे। देखिए ये मुन्ना खान जी यही पूछ रहे हैं, मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। अश्विनी जी ये कह रहे हैं कि 2024 में 2027 की बात करोगे, बात जब भी करोगे आगे की करोगे, लेकिन दोषी ठहराओगे कांग्रेस के शासनकाल को। यही सवाल है ना? जी, कहीं हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं। और मुन्ना खान जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि नौकरियां देने का काम और जितना भी हमसे हो सकता है हम लोगों ने किया है। अभी हम इतना योजना अग्निवीर की लेकर आए, आप लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, और देखिए हमारे देश के युवा वहां पर फिर लाइन लगा के खड़े हैं आज भर्ती में जो है जाने के लिए। देश का युवा कितना सजग है। आप लोगों ने बरगलाने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, हम कहीं नहीं कुछ कर रहे हैं, हम उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बस ये देखना है कि आपकी सरकार बिहार में आई है और पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने की बात कहा था उन्होंने। देखिए अश्विनी जी, कि वो कौन सी कलम चलती है पहले कैबिनेट की। अश्विनी जी, अब एक समय समाप्त होने जा रहा है, सबसे एक ही सवाल मेरा रहेगा, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। तिरंगा मजबूती से हाथ में खड़े भारतीय हो और सशक्त भारतीय हो, ये कब तक हो पाएगा? देखिए, भारतीय सशक्त होगा और उसके लिए हम पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं, उनके लिए उन योजनाओं को लेकर आ रहे हैं कि हर व्यक्ति सशक्त हो और हर व्यक्ति भारत में तिरंगा, देखिए तिरंगा फहराना तो ये यहाँ की बात है, हृदय की बात है, और उस पर एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उनकी बातों को मानकर। आज इससे पहले कभी आपने त्रिशूल जी देखा था इतना तिरंगा इतने दिन नहीं, एक दिन 15 अगस्त 26 जनवरी को हर लोग फहराते थे, लेकिन इतना नहीं था।
तो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति होगी और देश को सशक्त बनाने में उनका बेहतर अहम योगदान है। इसलिए देश की जनता उनकी बातों को मानकर आगे रखती है। ठीक है मुन्ना खान जी, देखिए ये जो राष्ट्र की भक्ति है ये सबसे बड़ा रस है जीवन का और मनुष्य का। प्रत्येक मनुष्य के, दुनिया के प्रत्येक मनुष्य के लिए उसको अपने राष्ट्र की भक्ति करना सबसे बड़ा रस है, उसके जीवन का सर्वोच्च आनंद है। क्या लगता है कि यह आनंद उसे बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर प्राप्त हो, इसके लिए सरकारों को भी जवाबदेह और जिम्मेदार होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, जैसे त्रिशूल जी आप बहुत ही सम्मानित एंकर हो, मैं कई जगह आपके नाम के चर्चे भी सुने। तो जहां तक राष्ट्रभक्त की बात है तो वो तो पता है कांग्रेस का जो योगदान है, आजादी के टाइम हो या अंग्रेजों से संघर्ष हो या देश के आजाद के बाद हो, तो हम जेन्युइन राष्ट्रभक्त है, हम अंधभक्त नहीं है। हमारे दिल में 24 घंटे तिरंगे की लहर जलती रहती है। ये मशाल दिल से बुझती नहीं है और हमें ये किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे आत्मा को और ऊपर खुदा को पता है कि हमारे तिरंगा का जो मान और सम्मान है दिल के अंदर कितना है। ठीक है नीरज जी, क्या वाकई में मजबूती से हम तिरंगा लेके खड़े रहें, खड़े मरते दम तक रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि बड़ा बदलाव हुआ है, जमीनी स्तर पर हुआ है? देखिए त्रिशूल भाई, है क्या ना, ढकोसलावादी जो होते हैं, ढकोसलावादियों के सामने अच्छे जो लोग होते हैं थोड़ा सा दब जाते हैं। आज जो देश के अंदर एक कुप्रथा शुरू हो गई है, एन केन प्रकारेण मोदी जी को भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति साबित करना। मैं तो पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को हटा दीजिए। कारगिल विजय करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी से भी बहुत बड़े हैं क्या? ये वो प्रधानमंत्री हैं जो हकीकत और तथ्यों को छुपाकर जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और आज देश की जनता यह मौका को भूना ना जानते। इनको पता था कि देश के अस्मिता, सुरक्षा, सभ्यता, संस्कृति, मान, सम्मान, तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है देश का तिरंगा। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। नीरज राय जी, मुन्ना खान जी, अश्विनी शाही जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। पतझरी शाख मधुमास हो जाएगी, धूल उड़कर के आकाश हो जाएगी और जिंदगी जूझकर देख ले देश पर, ये कथा एक इतिहास हो जाएगी। इसी इतिहास के लिए हर एक भारतीय नतमस्तक है, अंतिम दम तक जिंदा है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। शायद ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज़।